चले अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अगेन मैं चाहूँगा आप लोग अपना कॉपी पेन लेकर के बैठिए और अब जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं उन्हें हम बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से समझें। आपका अब जो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों, जो हमें आज और कल पढ़ना है, इस टॉपिक का नाम है प्रमुख शब्दावली, मेजर टर्मिनोलॉजी। देखिए, टर्मिनोलॉजी का मतलब ये है कि कुछ शब्द हैं जो आने वाली कक्षाओं में हमारे लिए बहुत ज़रूरी होने वाले हैं, बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उन शब्दों में हमें जानकारी होनी चाहिए अक्षांश रेखाओं के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में। और यहीं से 3 प्रश्न आजकल बनने लगे हैं, आपने देखे भी होंगे। एक प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से जाती है, कितने देशों से जाती है। मकर रेखा कितने देशों से जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू हाउ मेनी कंट्री। और साथ ही साथ भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है। जो इक्वेटर है वो कितनी कंट्रीज से पास होकर के गुजरती है। तो ये सवाल आजकल पूछे जाने लगे हैं, तो हमें इन्हें याद करना। और अब सिर्फ देश नहीं पूछ रहा, मैं साथ ही में प्रश्न लेकर के आया हूं। एक थोड़ा सा चेंज किया है मैंने पढ़ाने में। अब एक दो प्रश्न मैं हर दिन आपको कराऊंगा एमसीक्यू। तुरंत एक टॉपिक पढ़ाया, उसी से संबंधित जो प्रश्न है तुरंत लगवा दूंगा, एक दो क्वेश्चन। टेस्ट तो होगा अलग, लेकिन क्लास में आपके प्रतिदिन 4-5 एमसीक्यू होते रहेंगे। तो अब प्रश्न थोड़ा और बड़े लेवल का पूछने लगा है। जैसे हाल ही में एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि जो कर्क रेखा है वो किन मुख्य जल राशियों से होकर के गुजरती है या नहीं गुजरती। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत प्यारा प्रश्न था। तो ऐसे प्रश्न भी आने लगे हैं, तो इनकी तैयारी हमें करनी होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ताप कटिबंध की, टेम्परेट जोन, कि पूरी पृथ्वी पर उष्ण कटिबंध क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है और शीत कटिबंध क्या होता है। व्हाट इज ट्रॉपिकल जोन, व्हाट इज टेम्परेट जोन एंड व्हाट इज फ्रिजिड जोन। फिर हम बात करेंगे सागर क्या होता है, सागर की परिभाषा। बे और गल्फ में क्या अंतर है। 3 शब्द होते हैं, बे, गल्फ और बाइट। हमें तीनों में अंतर को समझना है। फिर हम पर्वत और पठार, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार परिभाषा ले लेंगे। प्रायद्वीप का अर्थ क्या होता है, पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, स्थलबद्ध देश, लैंडलॉक कंट्री का मतलब क्या होता है, और कौन से महाद्वीप में कितने स्थलबद्ध देश पाए जाते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। केप क्या कहलाता है, अंतरीप क्या कहलाता है, क्रीक अर्थात सोता ये क्या कहलाता है, जल संधि स्ट्रेट क्या कहलाती है, और स्थल संधि स्थमस ये क्या कहलाता है। और सिर्फ हम ये नहीं पढ़ेंगे कि ये क्या है, इनके उदाहरण भी हम अच्छे से पढ़ेंगे और उनको बहुत अच्छे से कवर भी करेंगे। तो बहुत सारी चीजें जब ये टॉपिक आप पढ़ रहे होंगे तो इवेंचुअली आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले टॉपिक को हम पढ़ना शुरू करते हैं और हमें चर्चा करनी है प्रमुख अक्षांश रेखाओं। तो पहले थोड़ी सी कहानी समझो। हमें अक्षांश और देशांतर जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बस एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं। देखिए, हमें यह पता चला कि हमारी पृथ्वी का आकार किस प्रकार का है। तो हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो पूरी तरीके से गोल नहीं है, वो संतरे की तरह दोनों ध्रुवों पर चपटी हुई है। वो ऑरेंज की तरह दोनों ध्रुवों पर हल्का सा कह सकते हैं डिप्रेशन टाइप में। ओके, और हमारे पृथ्वी के आकार को हम भू-आभ कहते हैं, हम जियोइड कहते हैं। तो कुछ समय के बाद एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति का नाम था मार्टिन बेहम। याद आ रहा होगा दोस्तों आप लोगों को। मार्टिन बेहम जब आया तो उसने पृथ्वी का एक नमूना बनाया, अर्थात अर्थ का उसने एक मॉडल बनाया, और इसी नमूने को हमने क्या नाम दिया, ग्लोब। पर अभी भी बहुत सारे प्रश्न लोगों के दिमाग में खड़े हो गए, वैज्ञानिकों के दिमाग में प्रश्न आ गए कि हम पृथ्वी पर जलवायु का पता कैसे लगाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट, हम अर्थ पर किसी स्थान का पता कैसे लगाएंगे। अगर हमें पृथ्वी पर किसी लोकेशन का पता करना है तो हम कैसे करेंगे। और फिर एक और प्रश्न आया कि समय का निर्धारण कैसे करेंगे, हम टाइम को डिसाइड कैसे करेंगे, क्योंकि जिस समय भारत में दोपहर के 12 बजे होते हैं उस समय पता पड़ा अमेरिका में रात हो रही है। तो समय कैसे पता करें। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने समाधान निकाला। समाधान ये निकाला कि ये जो ग्लोब है, ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब पर कुछ क्षैतिज रेखाएं खींच दी और इसी ग्लोब पर कुछ ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच दी।
इस ग्लोब पर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और कुछ वर्टिकल लाइन खींची। ये होता है दोस्तों क्षैतिज अर्थात हॉरिजॉन्टल, और ये होता है ऊर्ध्वाधर अर्थात वर्टिकल। ठीक है, तो दो प्रकार की रेखाएं खींची। जो रेखाएं लेटी हुई हैं, लेटी हुई रेखाओं को इन्हें क्या कहा गया? इन्हें कहा गया लैटिट्यूड। क्या कहा गया? लैटिट्यूड। और हिंदी में इन्हें क्या नाम दिया गया? हिंदी में इन्हें अक्षांश रेखा नाम दिया गया। हिंदी में इन्हें अक्षांश रेखाएं या पैरेलल टू अक्षांश कहा गया, ये नाम बताया गया। ठीक है, दूसरी ओर दोस्तों ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, इन्हें क्या नाम दिया गया? देशांतर। अभी बिल्कुल सामान्य, जब डिटेल में पढ़ेंगे तब उनकी परिभाषा पढ़ेंगे। इन्हें क्या कहा गया? इन्हें लॉन्गिट्यूड कहा। तो लैटिट्यूड जो है जो लेटी हुई है, लॉन्गिट्यूड कौन है? जो लॉन्ग है, मतलब जो ऊर्ध्वाधर है, जो वर्टिकल है। अब इससे कुछ मसलों पर हमारा समाधान हो गया। जैसे अब हम अक्षांश की सहायता से, लैटिट्यूड की सहायता से हम जलवायु का निर्धारण कर सकते थे, हम किसी भी जगह के क्लाइमेट के बारे में बता सकते थे, और देशांतर का प्रयोग करके हम किसी भी जगह के समय का निर्धारण करने लगे, हम किसी स्थान के टाइम को डिसाइड करने लगे। कैसे? वो अगला मसला है। फिलहाल आपके दिमाग में ये दो बातें पता चलनी चाहिए। नॉलेज मैंने क्या कहा था? एक एक क्रम में आएगा। तो अभी मैंने आपसे इतना बस कहा कि अक्षांश की सहायता से जलवायु का पता करने लगे और देशांतर की सहायता से समय का पता चलने लगा। लैटिट्यूड स्टार्ट हेल्पिंग इन द डिटर्मिनेशन ऑफ क्लाइमेट, ऑन द अदर हैंड लॉन्गिट्यूड स्टार्ट हेल्पिंग ऑन द फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टाइम। अब इसी में दो चीजें और निकल करके आई जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कहा गया कि यार हमें एक रेखा को मुख्य रेखा बनाना पड़ेगा, मतलब रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ेगा। देखिए ये बहुत जरूरी है, जब भी आप अध्ययन करते हैं हमेशा एक रेफरेंस बिंदु बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज की आप बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि यार आप राजा मौली की RRR देख के आए, तो उसके लिए बात कैसे करेंगे? अच्छा यार बाहुबली से अच्छी थी या बुरी थी? तो आपका रेफरेंस क्या है? बाहुबली। प्रभास की एक फिल्म आई आदि पुरुष, फिर आपका रेफरेंस क्या बनेगा? यार कैसी थी? बाहुबली जैसी थी कि उससे अच्छी थी? तो आपने एक रेफरेंस पॉइंट बनाया उस जिसके आधार पर आप बात कर रहे हो। ठीक इसी तरह दोस्तों दो रेफरेंस पॉइंट बनाए गए। एक अक्षांश रेखा जिसे कहा जाता है 0 डिग्री का अक्षांश, और एक देशांतर रेखा जिसे कहा जाता है 0 डिग्री का देशांतर। इसे नाम दिया गया भूमध्य रेखा, इसे नाम दिया गया, और इसे नाम दिया गया प्राइम मेरिडियन लाइन अर्थात प्रधान मध्याह्न। क्यों? जब आप 0 डिग्री के अक्षांश को देखते हैं तो ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर वाले हिस्से को हम नदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ऊपरी हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और निचले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। वहीं दोस्तों ये जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, ये भी पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटता है, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ये हिस्सा, इसे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और पीछे वाले हिस्से को हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ये पूर्वी गोलार्ध कहलाता है और ये पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। अब ये इसलिए ज़रूरी है कि जब हम देश के बारे में पढ़ेंगे या जब हम महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा कि एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में है। तो आपसे मैं पूछूंगा कि अक्षांश के हिसाब से किस गोलार्ध में है, और फिर मैं आपसे पूछूंगा देशांतर के हिसाब से किस गोलार्ध में है। एग्जाम्पल देके आपको बताता हूं ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। एक मिनट रुकिए। एक सेकेंड, एक मैप है, वर्ल्ड मैप डालना पड़ेगा। चलिए मैं भी निकाल देता हूँ वर्ल्ड मैप।
चलिए अभी मैं दिखा देता हूँ आपको वर्ल्ड मैप, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर वर्ल्ड मैप नहीं है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है, उसका नाम भूमध्य रेखा इसीलिए रखा गया क्योंकि वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो 0 डिग्री का देशांतर है, ये भी 2 भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो आपको देखना है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरल ऑब्जर्वेशन पर आधारित है दोस्तों, ठीक है। अब आप देखिए, मैं आपके सामने एक मैप प्रेजेंट कर रहा हूं वर्ल्ड का। ये वर्ल्ड का एक मैप है। ये क्या है दोस्तों? ये वर्ल्ड का एक मैप है। अब वर्ल्ड मैप में इक्वेटर को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये देखिएगा ध्यान से, ओके। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द इक्वेटर। ये जो लाइन आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां से, इसे हम इक्वेटर कहते हैं। ये देखिए, ये कहलाती है और ये जो यहां लाइन आप देख रहे हैं, दिस, ये कहलाती है प्रधान मध्याह्न रेखा, अर्थात 0 डिग्री, ओके। अब अगर आप अक्षांश के हिसाब से देखें, अगर आप लैटिट्यूड के हिसाब से देखें, तो ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। और जब देशांतर के हिसाब से देखेंगे तो ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है। अब मैं आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन करने वाला हूं, जवाब दीजिए। यहां पर आपको एक बहुत ही प्यारा देश दिख रहा होगा और इस प्यारे से देश का नाम है भारत। नाम क्या है दोस्तों? भारत। अब मेरा सवाल आपसे यह है, अगर आप टॉपिक समझ गए हो कि अक्षांश के आधार पर भारत किस गोलार्ध में आता है, तो सर अक्षांश के आधार पर 2 गोलार्ध बनते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी। तो अक्षांश के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। बेस्ड ऑन द लैटिट्यूड, इंडिया लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर। बहुत अच्छे। अब मेरा दूसरा प्रश्न, देशांतर के हिसाब से भारत किस गोलार्ध में आता है? लॉन्गिट्यूड के बेसिस पर इंडिया किस हेमिस्फीयर में आता है? तो जवाब क्या देंगे कि सर देशांतर के हिसाब से भारत पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में आता है, पूरी तरह से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर है? ये चीज है दोस्तों गोलार्ध के बारे में। फिर हम हर एक महाद्वीप के बारे में बिल्कुल यही बात पढ़ा करें, ठीक है। हर एक कौन, जैसे नॉर्थ अमेरिका, अगर मैं आपसे कहूं, बहुत ध्यान देना, अगर मैं आपसे कहूं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट किस गोलार्ध में है, तो तुरंत आपने देखा इक्वेटर ये है सर, इक्वेटर से पूरी तरह से ऊपर है। तो सर अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में। और फिर मैंने आपसे पूछा देशांतर के हिसाब से, तुरंत ये आपने ड्रॉ करी, सर ये पश्चिम है, वेस्टर्न है। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में आता है और देशांतर के हिसाब से पश्चिमी गोलार्ध में आता है। हर एक महाद्वीप के बारे में हमें यह पढ़ना है क्योंकि वो स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। इट कैन बी आस्क्ड इन अ फॉर्म ऑफ स्टेट, ठीक है, यस और नो। अब एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन, बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा प्लीज, बिना कमेंट करे। ये इक्वेटर है जो हमने अभी अभी बनाई, देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, ये इक्वेटर है, ध्यान दीजिए। ये पूरा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध है और ये पूरा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध है। ये बात तो क्लियर हो गई कि सर इक्वेटर का ऊपर के हिस्से को नदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे और नीचे के हिस्से को सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। अब एक बहुत कमाल की ऑब्जर्वेशन जो मैप में आपकी, ध्यान दीजिए दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में आपको कौन सा हिस्सा ज्यादा दिख रहा है? आपको ब्लू है, पानी पानी ज्यादा दिख रहा है, कि रेगिस्तान आपको या स्थल मंडल आपको ज्यादा दिख रहा है? क्या दिख रहा है आप मुझे बताइए कमेंट करके कि सर नदर्न हेमिस्फीयर में आपको ये ब्लू वाला पार्ट ज्यादा दिख रहा है, ये या फिर ये स्थलीय भाग ज्यादा दिख रहा है? क्या दिख रहा है? भूमि। बहुत बड़ी, वेरी गुड दोस्त। तो याद रखिएगा नदर्न हेमिस्फीयर को लैंड मास हेमिस्फीयर भी कहा जाता है, भूमि गोलार्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमि गोलार्ध भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश जो पृथ्वी का महाद्वीपीय हिस्सा है या स्थलीय भाग है,
हमारी अर्थ का जो मैक्सिमम लैंड मास है वो कहाँ आता है? नदर्न हेमिस्फीयर। कहाँ आता है? नदर्न हेमिस्फीयर में आता है, उत्तरी गोलार्ध में। जबकि आप दक्षिणी गोलार्ध में देखिए ज्यादातर क्या दिखेगा? पानी दिखेगा। यहीं पर सूट हुआ होगा ब्लू है पानी पानी, क्योंकि इतना सारा पानी यहीं दिखेगा। तो इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को कई बार वाटर हेमिस्फीयर भी कहा जाता है, जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। अब ये शब्द क्लियर है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए स्थलीय भाग किस गोलार्ध में ज्यादा पाया जाता है, तो बताएंगे कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग ज्यादा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग ज्यादा है। तो फिर सवाल चेंज करेगा कि अधिकांश देश किस गोलार्ध में पाए जाते हैं, मैक्सिमम कंट्री किस हेमिस्फीयर में पाई जाती हैं, तो जवाब देंगे कि अधिकांश देश जो हैं दोस्तों वो उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, वो नदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। फिर पूछेगा अटलांटिक महासागर का कौन सा हिस्सा ज्यादा व्यस्त रहता है, उत्तरी या दक्षिणी? तो जब देश ही ऊपर है और पूरे विकसित देश ऊपर है तो बट नेचुरल सी बात है नदर्न अटलांटिक ज्यादा बिजी रहेगा, उत्तरी अटलांटिक ज्यादा बिजी रहेगा। ये होती है कंसेप्चुअल स्टडी। एक टॉपिक से अलग अलग प्रश्न के उत्तर निकले। बताइए याद रहेगा दोस्तों? मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह टॉपिक याद रहेगा और ये समझ में भी आ गया हो। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं। तो मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझा दिया कि ग्लोब पर दो तरह की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। जो हमारा ग्लोब है उस पर दो तरह की इमेजिनरी लाइन खींची गई हैं। क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको लैटिट्यूड कहते हैं, जबकि जबकि ऊर्ध्वाधर रेखाओं को देशांतर कहा जाता है, जबकि वर्टिकल लाइन को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। और अक्षांश की सहायता से जलवायु का पता चलता है, जबकि देशांतर की सहायता से हमें समय का पता चलता है। और जब अक्षांश और देशांतर को एक साथ आप जोड़ देते हैं तो उससे स्थिति का पता चलता है, जिसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, लोकेशन कहते हैं। वो हम बाद में चर्चा करें। ठीक है, बस एक आखिरी बात और समझ लीजिए आप लोग, एक आखिरी बात और समझ लीजिए कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इसमें से कुछ रेखाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या कहानी है। कहानी कुछ इस तरह है कि अगर ये हमारी पृथ्वी है तो हमने ऐसी बहुत सारी लाइंस खींच दी हैं। ऐसे खींचते जाइए आप, जितना आपका मन है, जब तक पृथ्वी खत्म नहीं हो रही आप ये लाइन खींचते जाइए। तो क्या हम हर एक लाइन के बारे में पढ़ेंगे कि सर 0 डिग्री पे क्या है, 1 डिग्री पे क्या है, 2 डिग्री पे क्या है? ऐसा करते करते आप यहाँ 90 डिग्री पर पहुंच गए, यहाँ भी 90 डिग्री पर पहुंच गए। ठीक है, अच्छा एक बेसिक बात और याद रखिएगा, इक्वेटर है, ये पूरा नदर्न लॉन्गिट्यूड कहलाएगा और इसके नीचे सदर्न लैटिट्यूड कहलाएगा। माफ कीजिए, ये उत्तरी अक्षांश और इसके नीचे दक्षिणी अक्षांश। तो आपको समझ में आएगा। तो क्या हम हर एक लाइन के बारे में पढ़ेंगे? नहीं सर, कुछ रेखाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रमुख अक्षांश रेखाएं, मेजर लैटिट्यूड। तो सबसे पहले इसमें आती है 0 डिग्री की, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। ओके, 0 डिग्री लैटिट्यूड। और इसको क्या नाम दिया है? चूंकि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसीलिए हमने इसे नाम दिया भूमध्य रेखा। इसे हमने क्या नाम दिया? इसे हमने नाम दिया इक्वेटर। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे ही आप भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आप इक्वेटर से नॉर्थ की ओर जाएंगे, यहां एक और अक्षांश रेखा मिलेगी। यहां एक और अक्षांश रेखा मिलेगी और इसे कहा जाता है 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश। इंग्लिश में 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, इस पे फोकस मत कीजिए, लिखा जो है सुनने पर फोकस कीजिए, नॉर्थ लैटिट्यूड। और इस रेखा को एक नाम दिया है कर्क रेखा। कर्क रेखा। 21 जून को हम योग दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं और पूरे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है।
क्यों कैसे वो बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आपको इतना याद रखना। अब देखिए, अभी आप उत्तर की ओर 23.5 डिग्री गए थे, अब इतना ही नीचे आ जाइए। तो जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहां भी आप 23.5 डिग्री चल के आ जाएंगे। तो अब ये था उत्तरी 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड। अब नीचे क्या बनाएंगे आप? नीचे बनाएंगे कि सर चूंकि अब मैं दक्षिणी गोलार्ध में आ गया हूं तो ये बनेगा 23.5 डिग्री का दक्षिणी अक्ष। कभी भी अक्षांश रेखाओं को बिना दिशा के मत बताना, आधी अधूरी जानकारी हो जाएगी। आपने किसी से कहा कहाँ खड़े हो, कहा कि भैया हम तो 23.5 डिग्री अक्षांश पे खड़े हैं, बेचारा पागल हो जाएगा। कहाँ जाए? उत्तर की दक्षिण। यहां भी 23.5 डिग्री है, यहां भी 23.5 डिग्री है, तो पूरी जानकारी दीजिएगा कि मैं 23.5 डिग्री के दक्षिणी अक्षांश खड़ा हूं, तो कम से कम वो यहां आपको ढूंढने आ जाए। इंग्लिश में आप इसे क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे 23.5 डिग्री का साउथ या सदर्न लैटिट्यूड। और इस रेखा को नाम दिया जाता है मकर रेखा। क्या नाम दिया जाता है? इसे नाम दिया जाता है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यह है कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यह है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, मकर रेखा। अब ध्यान देंगे, जब ऊपर जाएंगे, अब दोबारा से आप इक्वेटर पर पहुंचे और इक्वेटर से आपने ऊपर चलना शुरू किया, तो यहां जब आप पहुंचेंगे तो यहां एक रेखा मिलेगी जिसे कहा जाता है 66.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश। इसे कहा जाता है 66.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड। और आप मुझे बताइए यहां पर कौन सा महासागर, अंटार्कटिक है या आर्कटिक है? तो आप कहेंगे सर यहां पर आर्कटिक महासागर है, तो उसी के नाम पर इसे कहा जाता है आर्कटिक वृत्त। क्या कहा जाता है? आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल। ओके, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे ऐसा ही आप दक्षिण में भी जाएंगे, साउथ में भी जाएंगे, तो आप साउथ में आए और आप यहां पहुंचे, और इसे आप क्या कहेंगे? 66.5 डिग्री का दक्षिणी। क्योंकि आप दक्षिण गोलार्ध में हैं तो अब दक्षिणी होगा अक्षांश। 66.5 डिग्री का सदर्न लैटिट्यूड। और यहां पर क्या है? सर यहां अंटार्कटिक महाद्वीप है, तो इसे आप क्या कहेंगे? अंटार्कटिक वृत्त। क्या नाम देंगे? अंटार्कटिक वृत्त। रटना है ही नहीं, जब पता है आपको कि दक्षिण में अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है तो नाम भी क्या होगा? अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक सर्किल ही नाम होगा ना दोस्त। ठीक है, फिर आपको आखिरी में सबसे ऊपर जाना है, यहां जब आप पहुंचे तो ये कहलाता है 90 डिग्री का उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और इसी को हम उत्तर ध्रुव के नाम से जानते हैं, इसी को हम नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं। ठीक इसी तरह यहां पर भी मिलेगा, इसे हम कहते हैं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इंग्लिश में 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, और ये कहलाता है दक्षिणी ध्रुव, ये कहलाता है साउथ पोल। यही है आपकी प्रमुख अक्षांश रेखाएं, यही है आपकी मेजर लैटिट्यूड। क्यों जरूरी है इनको जानना? क्योंकि एक तो अभी हमें यह पढ़ना है कि इक्वेटर कहां से निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से निकलती है, और जब हम महाद्वीपों का अध्ययन करेंगे तो वहां भी हमें यह देखना है कि कौन सी अक्षांश रेखा उस महाद्वीप से होकर के गुजरती। तो इतनी जानकारी आपको जरूर होना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको ड्रॉ कर लेंगे, आप इसी तरीके से इसको बना लेंगे और ये याद रखेंगे।
और अभी बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि सर 23.5 डिग्री ही क्यों माना, 66.5 डिग्री ही क्यों माना, ऐसा क्यों वैसा क्यों, इतना नहीं सोच। अभी बहुत सिंपली बस आपको याद रखना है कि भैया ये बीच में इक्वेटर है, 23.5 डिग्री उत्तर में जाएंगे तो कर्क रेखा है, 66.5 डिग्री उत्तर में जाएंगे तो आर्कटिक सर्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ आर्कटिक ओशन है। 90 डिग्री उत्तर में जाएंगे तो उत्तरी ध्रुव पे पहुंच जाएंगे। ऐसे ही याद रखेंगे, 23.5 डिग्री दक्षिण में जाएंगे तो मकर रेखा मिलेगी, 66.5 डिग्री दक्षिण में जाएंगे तो अंटार्कटिक व्रत मिलेगा, और 90 डिग्री दक्षिण में जब आप आएंगे तो दक्षिण ध्रुव मिलेगा, साउथ पोल मिलेगा। ये याद होना चाहिए। अब तो हालांकि प्रश्न नहीं आते, लेकिन पहले इतने बेसिक प्रश्न भी आते थे कि पूछ लिया जाता था कि कौन सी रेखा कौन सी। लेकिन अगर ये आपको याद नहीं हुआ तो आगे की कहानी समझना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताएं यहां तक कोई समस्या है क्या? अभी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन, यहां तक चीजें याद हो गई आपको? क्लियर है? ऑल गुड? अभी नहीं, ये जो अमन का प्रश्न आया सर डिफरेंस क्या है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में, ये अगला टॉपिक है, ये हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैपिंग के लिए इतना का, एक मिनट रुकिए बस, मैं एमपी में और देख लेता हूँ। ओके, आप लोग बताइए, अफसाना, सुमित, आरती, श्रद्धा, देव, ऑल गुड? ठीक है, चलिए। ओके, तो आज हमने इतना मसला पढ़ लिया है। कल दोस्तों हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, और कल की क्लास मेक श्योर कि आप में से कोई भी व्यक्ति मिस ना करे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कल, क्योंकि कल पता है हमें क्या पढ़ना है? कल की क्लास में हमें ये टॉपिक पढ़ना है दोस्तों कि भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से जाती है। देखिए, ये पूरे मैप बनाना है कल आपको। ओके, कर्क रेखा कहाँ से जाती है, मकर रेखा कहाँ से जाती है। तो कल की क्लास मुश्किल भी होगी, मैं ये नहीं कह रहा आसान होगी, पर देखो यार, ये तो हमारी पढ़ाई का एक चीज है ना, हर रास्ते में ही होता है, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे पल आते हैं, तो मुश्किल है लेकिन आप कर लोगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आपकी मेहनत पे पूरा भरोसा है कि इतने मेहनती लोग हो आप लोग कि आप काम कर लोगे। आई एम वेरी मच हैप्पी आप लोग पढ़ रहे हैं। अपनी पढ़ाई को लेकर के देखिए दोस्तों, एक लास्ट चीज मैं आपसे कहूंगा क्लास खत्म करने से पहले, आप तभी सफल होंगे जब आप अपनी जिम्मेदारी खुद लेंगे। अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ली तो बहुत मुश्किल है। जीवन में सिर्फ पेपर की बात नहीं है, जीवन में कुछ भी कर पाए। अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए, अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाइए कि नहीं मुझे पढ़ना है, ये मेरा काम है और मुझे ये बहुत अच्छे से करना है। मैंने एक होमवर्क दिया है, एक ब्लैक सी का भी होमवर्क दिया था, वो भी आप लोगों ने कर लिया था। एक स्वीडन वाला होमवर्क दिया था, मैंने आपसे कहा था कि आप ये पता करके आएंगे कि क्या स्वीडन की सीमा आर्कटिक महासागर से जुड़ती है। आपने जवाब भी दिया था कि नहीं सर, स्वीडन की सीमा आर्कटिक महासागर से नहीं जुड़ती है, क्योंकि वो नॉर्वे से घिरा हुआ है, और तो नॉर्वे की जो बाउंड्री है वो जाकर के आर्कटिक महासागर से लगती है। होमवर्क करते रहिए, और जल्द ही मैं आपकी एक सीरीज शुरू कर दूंगा। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे आपको नेशनल पार्क वगैरह याद करवाने हैं, पूरे सारी चीज़ें आपको होमवर्क देना, तो वो सिलसिला भी हम शुरू कर देंगे। और हर दिन, ट्रस्ट में दोस्तों, हर दिन मैं आपको 5-5 नेशनल पार्क याद कराऊंगा, और देखते देखते आपको पूरे नेशनल पार्क, पूरी रामसर साइट, पूरे यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को की हेरिटेज साइट, ये सब कुछ याद हो जाए। और ये काम धीरे धीरे होता है, ठीक है? तो 2 या 3 दिन के बाद हम वो सीरीज शुरू करेंगे। बहुत मेहनत करो, बहुत अच्छे से पढ़ो, और बहुत बहुत ईमानदारी से पढ़ो, ठीक है? कोई डाउट है आप लोगों का? एनी डाउट? कोई समस्या? हाँ, मैप भी साथ में बनाएंगे, अब बनाना शुरू करेंगे हम मैप, ठीक है? चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।